नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैनल पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिनसे आप इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर कर सकते हो NCERT के थ्रू, जिसमें क्लास 9th की NCERT चलाई जा रही है। और साथ में आप हिस्ट्री की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और वो क्लास 6 की NCERT कवर की जा रही है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज ही चल रही हैं क्लासेस। जैसे इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो 9th क्लास की NCERT आपके लिए बेसिक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ये क्लासेस यहाँ से कर सकते हैं। आप रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के साथ जो होता है अभी आने वाला है RO का एग्ज़ाम, साथ में आप UP PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार NCERT को देख ज़रूर लें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी आपको अपना बेस तैयार करना है, इसके लिए आप NCERT की क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी का 4th चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास में, जिसमें हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे थे, जलवायु। और आज उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो भी चैप्टर में बाकी की चीज़ें बच गई थी पढ़ने के लिए। हम लोग पिछली क्लास में ऋतुएँ पढ़ रहे थे जलवायु में। ऋतुओं में हम लोगों ने 4 ऋतुएँ पढ़ी थी भारत में, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और पतझड़ वाला मौसम और मानसून वाला मौसम हमें पढ़ना था, बरसात का मौसम। हम लोगों ने शीत ऋतु को पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास ज़रूर देख लें। आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमें ग्रीष्म ऋतु पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं जो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जैसे ये है सूर्य, इसी के चारों ओर पृथ्वी गति करती है। चारों ओर हम देखते हैं पृथ्वी इसकी गति करती है। ओके, यहाँ पे तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो सूर्य की रेखा होती है या सूर्य जो होता है वो उत्तरायण होने लगता है। उसकी रेखाएं कर्क रेखा पर, ये कर्क रेखा है मान लीजिए, तो इस पर क्या होती है, सीधी पड़ने लगती है और यहाँ पर तिरछी आती हैं। तो इस समय क्या होता है, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो आप ग्रीष्म ऋतु का समय भी लिख लीजिए। मार्च से लेकर के मई तक ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री होता है। आप तापमान देखते जाइए कितना बढ़ने लगता है मार्च से लेकर के मई के बीच, जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है। मतलब कि जो सूर्य की रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती हैं और सूर्यातप ज़्यादा आता है यहाँ पर। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देखिए, यहाँ पर ना बहुत अधिक ठंड होती है प्रायद्वीप में और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों होता है, क्योंकि ये समुद्री तट के पास है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल का तापमान में वृद्धि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी होती है। देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप ही घटेगा। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। अब देखते हैं कि लू, अब देखिए इसी गर्मी के समय पर ये जो पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़े हैं, ये सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि तापमान में ग्रीष्म काल में जब उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है तो वायुदाब घट जाता है। और मई के अंत तक की देखेंगे तो जो थार का रेगिस्तान है वहाँ से लेकर के पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक क्या होता है, कम दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस कम दाब वाले लंबवत क्षेत्र में क्या होगा, दूर दूर से क्या होंगी, हवाएं आएंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब आप समझिए, जैसे भारत में यहाँ पे थार का मरुस्थल है, यहाँ से लेकर के ये वाली पट्टी छोटा नागपुर पठार तक क्या होता है, यहाँ पर कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ताप कम हो जाता है, ताप बढ़ जाता है।
ताप के बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, घट जाता है। अब हम जानते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ धाराएं चलती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर लू चलती है, गर्म हवाएं जिन्हें बोलते हैं। इसे काल वैसाखी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है, क्योंकि ये गर्म हवाएं होती तेज। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। देखिए, लू अलग है, इसको काल वैसाखी के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जब गर्म धाराएं या पूछी जाती हैं या ठंडी धाराएं पूछी जाती हैं पेपर में, तो ये प्रश्न आता है कि लू कहाँ की स्थानीय हवा है। आप यहाँ पर डाल सकते हैं, भारत के उत्तर क्षेत्र में चलने वाली लू गर्म धाराओं में से एक है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी तापमान में कमी कर देती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर व हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से किस नाम से जानते हैं? इसी लू को काल वैसाखी के नाम से भी जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे इसीलिए क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। प्री मानसून अगर बताया जाए, जिसको शॉर रेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मौसम में जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले ही छोटी छोटी बारिश आती है। इसको पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं, क्योंकि गर्म हवाएं अपने साथ थोड़ी सी नमी ले आती हैं, जिनको हम लू बोल रहे हैं। और इन्हीं की वजह से कभी कभी हिमवृष्टि भी होती है, तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जब ये हवाएं आती हैं इनकी वजह से आम जो होते हैं जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है आम्र वर्षा का, इसलिए पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला हम लोग पढ़ते हैं मौसम। कौन सा पढ़ना है हमें? वर्षा ऋतु या मानसून ऋतु। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए हम लोग जलवायु चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, अब देखिए, मार्च से लेकर के मई तक हमने पढ़ा है कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम है और यहाँ पे तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, उत्तर भारत में खासकर। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा क्या करती है, दो भाग में डिवाइड करती है भारत को। और कर्क रेखा के पास वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ पर सूर्यातप ज़्यादा होता है। सूर्य की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। वायुदाब कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, दूर दूर से हवाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि उच्च वायुदाब से क्या होगी, वायुदाब जहाँ पे कम होगा उधर की तरफ धाराएं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से लू चलती है। कहाँ से कहाँ तक? इधर देखेंगे नॉर्थ वाले रीजन में, उत्तर भारत वाले क्षेत्र से लेकर के यहाँ पूर्वी भारत के भाग तक की आती हैं, छोटा नागपुर पठार तक आप देख सकते हैं। इसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब जून के प्रारंभ में क्या होगी, जो उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था क्या होगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। मैंने क्या बताया, निम्न दाब की तरफ क्या होंगी, धाराएं चलेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अगर ऊपर लो प्रेशर का जोन बना है तो जो व्यापारिक पवनें हैं ये इधर की तरफ आ रही हैं, किधर की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ। और इधर की तरफ बढ़ने की वजह से आप देखेंगे ये हवाएं जब इधर बढ़ेंगी तो इन्हें क्या होंगी, ये कोरियालिस फोर्स की वजह से मुड़ जाती है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर के गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ठीक है, ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। देखिए, मानते हैं उत्तरी गोलार्ध है ये, और यहाँ पे क्या है, जो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें हैं वो इस तरह से चलती हैं। ठीक है, ऐसे आती हैं, लेकिन जैसे ही ये एंटर करती हैं भारत में तो क्या होती है, कोरियालिस फोर्स की वजह से मुड़ जाती हैं। और जून के मौसम में सबसे पहले क्या होती है, भारत में प्रवेश करती हैं। और इनका हम लोग देखते वेग क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं, बहुत ही
तीव्र होती हैं, और ये क्योंकि गर्म हवाएं होती हैं, ये अपने साथ क्या होती है, नमी भी लेकर के आगे बढ़ती हैं। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी को भारत में जब ये प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम में पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिए मैप के जरिए से ही हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जून के महीने में ये जो दक्षिण पूर्वी हवाएं थीं, ये क्या होती हैं, जब 0 डिग्री के ऊपर इधर प्रवेश करती हैं तो कोरियालिस फोर्स की वजह से क्या होती हैं, इधर को मुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है, सबको पता है, तो ये शाखा कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ये जैसे अरब सागर वाली शाखा भी 2-3 शाखाओं में बढ़ती है, मेनली 2 शाखाओं में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करती हैं हवाएं, यहाँ पर टकराकर मालाबार वाले कोस्ट में बहुत अधिक बारिश करती हैं। जब यहाँ पर बारिश करती हैं और दूसरी हवा यहाँ से इधर बारिश होगी। ठीक है, इस वाले मतलब पश्चिमी घाट ये कोई पहाड़ वाला रीजन है या ऊंचा क्षेत्र है, उच्च क्षेत्र है, यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो अपने साथ नमी ले जाकर यहाँ पर बादल बनाती हैं और यहीं पे बारिश कर देती हैं। अब जब यहाँ से बारिश होगी, इसके आगे जब हवाएं बढ़ेंगी तो ये शुष्क होती हैं, जिसकी वजह से इस वाले क्षेत्र में तो बारिश होती है, किंतु यहाँ पे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी खत्म हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। यही अभी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। और ये क्या होता है, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून क्या होता है, भारत में एंटर कर जाता है, जिसको मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। प्रस्फोट का मतलब क्या है, तेज बारिश होती है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं हम लोग। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। मैंने बताया क्यों वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है, उसको हमें देखना है, वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो क्या होता है, मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है तथा हिमालय के नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति में भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। अब हम लोग मानसूनी गर्त को समझते हैं क्या है। जो मानसून का विराम है उसको मानसूनी गर्त के नाम से जानते हैं। देखिए जब हवाएं तीव्र और गर्म होती है और इनमें नमी होती है और ये गर्त जब उत्तरी मैदान के पास होगा तो बहुत बारिश करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बाढ़ आती है। और जब बाढ़ आएगी तो दूसरी जगह पे वो वहाँ पे विराम होगा तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसकी वजह से देखिए कृषि गतिविधियों में काफ़ी अव्यवस्था उत्पन्न होती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, इसलिए जो किसान होते हैं उनके लिए ये काफ़ी दिक्कत पैदा करता है। मानसूनी गर्त समझने के बाद अब हम मानसून की वापसी समझेंगे, जिसमें मौसम में परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर नवंबर, अब महीना देखिए कौन सा आ गया, अक्टूबर नवंबर के दौरान क्या होगा, मानसून की वापसी होगी।
कि दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसूनी गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। देखिए अब मानसून की वापसी होगी कैसे, जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो सूर्य की जो रेखाएं होती है, अब सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होने लगेगा। अब सूर्य की किरणें जो मकर रेखा है इस वाले क्षेत्र पर पड़ने लगेगी और धीरे धीरे क्या होगा, मानसून ये जो तापमान है नीचे खिसकेगा। मतलब क्या होता है, सूर्य दो तरह की गति करता है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। अब जब गति दक्षिण की तरफ होगी तो सूर्य का ताप दक्षिण वाले क्षेत्र में ज़्यादा पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में, और इस वजह से क्या होगा, अब निचले वाले क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होगा, निम्न दाब उत्पन्न होना शुरू होगा और जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ का जो निम्न दाब है वो शिथिल हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, उच्च दाब में परिवर्तित होने लगेगा, है ना। अब क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अब देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून गया हुआ था जून के माह में, अब धीरे धीरे क्या होगा, जब उच्च दाब वाला क्षेत्र बनेगा तो धीरे धीरे हवाएं क्या होंगी, वापस आना। भी धीरे धीरे मानसून धीरे धीरे वापस आना शुरू कर देगा। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ, तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें क्या होंगी, ठंडी और सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, इसलिए सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से यह जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। देखिए आपसे अगर पूछा भी जाए क्वार का उमस क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन अधिक गर्म होते हैं, आर्द्रता बहुत उच्च होती है, तो मतलब दिन बहुत ही ऐसे होते हैं कि असह्य हो जाते हैं और रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। अब एक फैक्ट दिया गया है, मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तथा स्टैलेग्माइट तथा स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। मासिन राम में अधिक बारिश क्यों होती है, देखिए जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तो मैंने भी बताया था दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर वाली शाखा और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। दो शाखाएं बढ़ जाती है। तो इन दोनों शाखाओं में हम देखेंगे जो पहली वाली शाखा है वो पहले क्या होती है, मालाबार कोस्ट पे बारिश करेगी और दूसरी गुजरात की तरफ से एंटर करके यहाँ पर पहुँच जाएगी, जो गढ़वाल वाला और कुमायूं वाला रीजन है भारत का, यहाँ पर हिमालय से टकराकर, क्योंकि देखो जो अरावली वाला क्षेत्र है वो उसी के लंबवत है जिधर से मानसून एंटर करता है, प्रवेश करता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। किंतु जब कुमायूं हिमालय पे पहुँचता है तो हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बारिश कर देता है टकराकर। इसी को ही बादल फटना बोलते हैं। वहाँ बादल नहीं फटता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा सी होती है, इसलिए वहाँ पर बादल का फटना कहते हैं। जो दूसरी शाखा है वो क्या होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से पहुँचती है और जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, मेघालय वाला रीजन, ये वाला, यहाँ पर जब ये पहुँचती है अपने साथ बहुत सी नमी लेकर के आती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ पर बारिश करके फिर मुड़ जाती है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ते हुए बारिश करती है। और जब तक हरियाणा और पंजाब वाले, राजस्थान वाले रीजन में पहुँचती तो यहाँ पर क्या होती, नमी बहुत ही ख़त्म हो चुकी होती है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मासिन राम जो ये उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में विश्व का ये जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर की बारिश हमें यहाँ देखने को मिलती है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थानांतरित हो जाती है। अब क्या होगा इससे, यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। यहाँ पे इसी मौसम में चक्रवात उत्पन्न होते जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होते। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। रिसेंटली भी कौन कौन से चक्रवात आए थे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, याद कर सकते हैं उनको, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों के कारण
होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है भारत में। वर्षा का वितरण, अब हम जब वर्षा का वितरण पढ़ते हैं एक बार मैप के जरिए से भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए मानचित्र से हम लोग समझ सकते हैं जो भी ये गहरे क्षेत्र दिए गए हैं वो क्या 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो पश्चिमी घाट में इस वाले तट पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, यहाँ पर लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और बाकी क्षेत्रों में यहाँ पे लगभग 200 से लेकर के 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है। आगे देखते हैं ऐसा क्षेत्र और कौन कौन सा है। ये देखिए उत्तर पूर्वी भारत, मासिनराम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और ये रीजन आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है 200 से 400 सेंटीमीटर हम लोग देखेंगे, ये वाले हैं। इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र देखिए। इन सभी जगह जब मानसून एंटर करता है तो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा ऐसे मुड़ जाती है, आप लोग को याद होगा, और ये क्या होती है इन क्षेत्रों में बारिश करती है। उसके बाद 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की बारिश हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इससे भी कम बारिश यहाँ पे, क्योंकि जब मानसून आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर नमी बिल्कुल ही ख़त्म होने लगती है और जब ये वाली भी शाखा आती है तो इससे भी बहुत कम बारिश होती है। इसकी वजह से ये वाला क्षेत्र देखिए यहाँ पे बारिश बहुत कम है, इसलिए वर्षा का वितरण यहाँ पर बहुत कम है। वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पे देखिए। वार्षिक वर्षा का वितरण भी हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वार्षिक वर्षा का वितरण देखेंगे तो ये लक्षद्वीप और इन सब जगहों पे देखिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये क्षेत्र तो पूरा कितना ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। ये वाला क्षेत्र 400 सेंटीमीटर के आसपास और यहाँ पर 200 से 400 सेंटीमीटर की बारिश। देखिए वर्षा का वितरण ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो प्राकृतिक वनस्पति को है। तो हमें वर्षा का वितरण अगर अच्छे से पता होगा तो हम वनस्पति भी उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में कैसी वनस्पति मिलेगी। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप वार्षिक वर्षा का वितरण बहुत अच्छे से देख लीजिए। कहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश है, वार्षिक बारिश है, तो वहाँ पर वनस्पति भी कैसी होनी चाहिए ये हम अगले चैप्टर में समझ जाएंगे। तो आप इस मैप को बहुत अच्छे से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ पर कैसी वार्षिक वर्षा का वितरण है। चलिए आगे इसी को हम लोग पढ़ते हैं। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर की बारिश क्यों मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे मानसून जाकर के छोटी छोटी पहाड़ियों से टकराता है और वहीं पे बारिश करता है। बे ऑफ बंगाल वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, अरब सागर शाखा क्या जाती है कुमायूं हिमालय में पहुंचकर वहाँ पर टकरा कर बारिश करती है। जब ये इधर से हरियाणा, पंजाब और गुजरात वाले क्षेत्र से जाती है तो ये जो नमी होती है वो कोई भी पहाड़ इसके मार्ग में नहीं पड़ती, कोई भी पहाड़ी, तो ये टकराती नहीं और सीधे निकल जाती है, कम बारिश होती है। फिर जब मानसून जब एंटर करता है इस बंगाल की खाड़ी की शाखा, जब दूसरी शाखा एंटर करती है पश्चिम भाग में, तब बारिश होती है और बारिश भी कितनी होगी, सिर्फ 60 सेंटीमीटर तक पहुंच पाती है, इसलिए ये शुष्क क्षेत्र होते हैं। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है, क्योंकि यह क्षेत्र क्या है, वृष्टि छाया वाला प्रदेश, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं क्यों ऐसा होता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देखिए मैं पहले ही ये बात आपको समझा चुकी हूँ। देश के शेष हिस्से से वर्षा की मात्रा माध्यम रहती है। हिमपाती हिमालय क्षेत्रों तक, हिमपात जो है हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। अब हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना है मानसून के बारे में कि यह एकता का परिचायक कैसे है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है।
इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी होती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ हैं जो इन जलों का संवहन करती हैं और उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। ये छोटा सा टॉपिक दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि अभी पूरा हमने समझाया है, उसी से संबंधित है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आप लोग देख लीजिए, इनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं से ये रिलेटेड प्रश्न हम लोग को नीचे दिए गए हैं। इनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। देखिए, इस चैप्टर के लिए आपको पिछली 2 क्लासेस और पढ़नी पड़ेंगी अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर हम प्राकृतिक वनस्पति को भी समझ सकते हैं। इसी से संबंधित चैप्टर आने वाला है अगला, और इसको समझना है तो तभी हम भारत की कैसे वर्षा वितरण, कहाँ कहाँ पर कैसा क्या है, मानचित्र भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों कोई क्षेत्र शुष्क है, क्यों कोई क्षेत्र ज़्यादा नमी वाला है, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम जलवायु को अच्छे से समझेंगे। और इससे ठीक ठाक प्रश्न भी आते हैं, क्वेश्चन पेपर बनता है तो पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर की आपको इम्पोर्टेंस को समझते होंगे, तो आप पिछले वीडियो ज़रूर इसके साथ कवर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।